नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे आपके हाल चाल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त यश और लेकर आया हूं आज मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर। तो आज हम इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली ये पहला लेक्चर है एटॉमिक स्ट्रक्चर का। तो देखिए यहाँ पे सब लोग, ये है हमारा चैप्टर। तो इसमें दिया गया है कैन यू रिकॉल। बट सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पूरे चैप्टर में हम एटम से रिलेटेड ही डिस्कशन करने वाले हैं कि एटम दिखता कैसे है, इसीलिए लिखा गया है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। जिन्हें नहीं पता है मैं बता देता हूँ, एटम जो है वो मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल होता है। ठीक है, आगे देखिए, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर इज एटम। ठीक है, आगे देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ एन एटम, मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट एंड दोज ऑफ अ कंपाउंड। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूल मतलब होता है मोर देन वन एटम, मोर देन वन एटम, और एलिमेंट मतलब वो सारे एटम सेम होंगे, और कंपाउंड मतलब मोर देन वन एटम बट इट शुड बी डिफरेंट। तो चलिए बता देता हूँ मैं आपको अच्छे से। तो जब भी आप मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो मॉलिक्यूल का मतलब होता है मोर देन वन एटम। अगर वो सेम हो गए, इफ ऑल आर सेम, तो उसे आप कहोगे एलिमेंट। ओके, एंड इफ दे आर डिफरेंट देन यू कैन कॉल देम कंपाउंड। अब इसके एग्जाम्पल को बता दें तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे एलिमेंट आप ले सकते हैं Cl2, N2, O3, O2, P4, S8, मेरे ख्याल से सफिशियंट है। और डिफरेंट हो गए तो तब तो फिर पूछिए ही मत, बहुत सारे हो सकते हैं। HCl हो गया, N2 हो, अरे N2 तो सेम हो जाएगा ना, NH3 हो गया, CCl4 हो गया, फिर आता है CO2 हो गया। ओके, ऐसे बहुत सारे हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मॉलिक्यूल मतलब मोर देन वन एटम, इफ ऑल द एटम्स आर सेम देन एलिमेंट, और अगर वो अलग हो जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, कंपाउंड। तो देखिए, यहाँ पे H है, N और H है, यहाँ पे कार्बन है और क्लोरीन है, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। डज एन एटम हैव एनी इंटरनल स्ट्रक्चर और इज इट इनविजिबल। तो जी हाँ, एटम में इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। एटम के अंदर अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एटम के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, और आपको जान के बहुत ही, बोलते हैं ना, आप ऐसे बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हो जाएंगे कि एटम के अंदर मोर देन 83 पार्टिकल्स होते हैं। ओके, जिसमें पाइकॉन्स, मिजॉन्स, यूकावा और ऐसे बहुत सारे होते हैं। बट हमारे सिलेबस में तो फिलहाल हमको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और एक पार्टिकल है जिसका मैं नाम बता देता हूँ, न्यूट्रॉन, इससे ही रिलेटेड डिस्कशन करना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। Which particle was identified by J.J. Thomson in the cathode ray tube? जी एकदम सिंपल है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को उन्होंने डिस्कवर किया था। Which part of an atom was discovered by Ernst Rutherford from the experiment of scattering alpha particle? मेरे ख्याल से आपने ये लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, 8th या 9th स्टैंडर्ड में। तो उससे उन्होंने डिस्कवर किया था पार्टिकल जिसे हम कहते हैं अल्फा पार्टिकल, से जो पार्ट एटम का डिस्कवर किया था उसे कहते हैं न्यूक्लियस। ओके, जिसमें एटम का ऑलमोस्ट सारा मास कॉन्सेंट्रेट करता है। अब यहीं पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल ही क्यों लिया। अपने पास तो इतने सारे मेटल थे, गोल्ड तो इतना महंगा भी आता है, तो उसी को क्यों लिया। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर मैं चाहता हूँ आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। तो ये देखिए, सब एटॉमिक पार्टिकल का डिटेलिंग यहाँ पे दिया गया है। ये इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, सिंबल है उनके, ये उनका एब्सोल्यूट चार्ज है। ये देखिए दोनों सेम है, यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, हम सब जानते हैं। रिलेटिव चार्जेस मतलब एक दूसरे के कंपेयर में ये -1, ये +1 और ये 0। ओके, सिंबल फॉर चार्ज -C +E, और मास कितना होता है 9.1 × 10⁻31 kg है, और ये 1.672 × 10⁻27।
और ये 1.674 देख रहे हैं, स्लाइटली हेवियर है, ये स्लाइटली हेवियर है और AMU में दिया गया है, एटॉमिक मास यूनिट। तो जिन्हें नहीं पता है मैं बता दूं, एक AMU होता है, जी हाँ, यूनिट को ही एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं, 1.67 इंटू 10⁻⁻24, ओके, kg। आ समझ में? सर ये kg नहीं, मिस्टेक हो गई, ये ग्राम में होता है। जी हाँ, आप सही है, आप 10⁻⁻27 कर दोगे तो वो kg हो जाएगा। अप्रोक्सीमेट मास 0 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट। तो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन वेटलेस है ऑलमोस्ट। अब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें देखना है 1897 में हुआ था और इसे डिस्कवर करने वाले सर J.J. थॉमसन थे। यहाँ पे नहीं लिखा है बट मैं आपको बता देता हूँ। सर J.J. थॉमसन investigated the cathode ray and found that cathode rays are a stream of very small negatively charged particle। ओके, बट याद रखिए यहाँ पे ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का क्या, पार्टिकल। आगे चल के आप देखोगे कि हम कभी रे का यूज़ करेंगे, कभी पार्टिकल यूज़ करेंगे, बच्चे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। और यहाँ पे देखिए, which are 1800 times lighter than an hydrogen atom and are present in almost all atoms। मतलब जो ये पार्टिकल है इसका जो मास है वो बहुत ही कम होता है। ओके, आप देख रहे हो हाइड्रोजन का एक जो पार्टिकल है, हाइड्रोजन का एक जो एटम है उससे ये कम से कम 1837 गुना क्या होता है, लाइटर होता है। या फिर आप ऐसे कह सकते हो हाइड्रोजन का मास जो होता है वो 1837 गुना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और हाइड्रोजन का पार्टिकल मतलब क्या, ऑलमोस्ट न्यूक्लियस। हाइड्रोजन के बाहर एक इलेक्ट्रॉन होता है बट वो तो बहुत लाइट हुआ। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन होता है। तो हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन है। तो आप ऐसे कह सकते हो कि एक प्रोटॉन का मास अप्रोक्सीमेटली 1836 टाइम्स इलेक्ट्रॉन का होता है। सर आपने 37 क्यों नहीं कहा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन एटम का दिया है और हाइड्रोजन एटम में भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक मैंने कम कर दिया। हाँ समझ में? अब ये देखिए, इसे कहते हैं कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ये कैथोड है, यहाँ पे एनोड है, ठीक है, ओके। और ये फील्ड लगी हुई है और ये उसका पाथ है, ठीक है। यहाँ से रेज स्टार्ट होती हैं और वो यहाँ पे जाती है, और अगर ये हॉलो है तो इससे पास होके ऐसे आके यहाँ पे गिर जाएंगी, जिसे हम फ्लोरोसेंट स्क्रीन कहते हैं। ये J.J. थॉमसन का एक्सपेरिमेंट का डिटेलिंग है। अब आगे देखिए, सब एटॉमिक पार्टिकल। डाल्टन्स एटॉमिक थियरी वॉज एबल टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन सक्सेसफुली। आपने प्रीवियस के जो चैप्टर थे हमारे स्टार्टिंग के, उसमें पढ़ा होगा कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बता देती थी कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट एक फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइन होते हैं और वो कंपाउंड बना देते हैं। ये सब तो हमें पता है, बट वो फेल हो गई क्या बताने में, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। जैसे कि क्यों सब्सटेंस जैसे कि ग्लास और एबोनाइट को हम जब रब करते हैं सिल्क के ऊपर तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेते हैं। ये सारी प्रॉपर्टी जो मैटर की थी वो जो डाल्टन है वो नहीं बता पाए। मतलब आप एबोनाइट या फिर ग्लास की रॉड लें, उसको सिल्क के क्लॉथ पे रब करें और कागज़ के टुकड़े थोड़े उसके छोटे छोटे नज़दीक लाएं तो देखिए वो मूवमेंट करेंगे। उससे क्या पता चलता है कि चार्ज डेवलप हो रहा है इन मैटर के ऊपर, और यही बताने में जो अपने डाल्टन है वो सक्षम नहीं थे, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल इन लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी सेट अ ब्लो टू डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल ऑफ हार्ड स्फीयर। मतलब कुछ ऐसे डिस्कवरी हुई जो कि एंड ऑफ 19th सेंचुरी और स्टार्टिंग में 20th सेंचुरी की हुई, जिन्होंने डाल्टन की हार्ड स्फीयर वाली एटम की थियरी को रिजेक्ट कर दिया। डाल्टन के हिसाब से एटम जो एक हार्ड स्फीयर था। अब यहाँ पे देखिए, 3 important subatomic particle, namely proton, electron and neutron, which are concerned to chemistry, were discovered. Proton and neutron are present in the nucleus together and electron revolves around the nucleus. Okay. या फिर आप ऐसे कह सकते हैं, electrons are present in the extra nuclear part of an atom. The properties of electron, proton and neutron are summarized. तो वो सब हमने देख लिया है। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा कि एटम का ये जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है ये सब एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे है। ऐसा नहीं है कि किसी ने जाके अंदर एटम को ऐसे देख लिया कि अरे एकदम परफेक्ट इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ऐसा नहीं दिखता। लोग ऐसा सोचते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इलेक्ट्रॉन दिखता है। मैं आपको बताना चाहूँगा ऐसा कुछ नहीं, आज तक इलेक्ट्रॉन को कभी देखा नहीं गया है। हम सिर्फ एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस पे इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर की बात करते हैं।
अब आगे देखिए, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन इन द ईयर 1911 Ernst Rutherford found in the experiment of scattering alpha particle by a thin gold foil. Okay, see figure 4.2, मेरे ख्याल से वो नीचे दिया गया है, that a few alpha particle bounce back. चलिए उसे देख लेते हैं. ये देखिए, ये सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है, मतलब इसमें से सिर्फ अल्फा पार्टिकल निकलते हैं, और ये लेड प्लेट ली है ये. ओके, और ये जो ब्लॉक है वो भी लेड का होता है, क्योंकि लेड की जो डेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है. तो होता क्या है, वो अल्फ़ा पार्टिकल को पास होने नहीं देता, और अल्फ़ा पार्टिकल की पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है, वो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती. अब यहाँ पे देखिए, ये गोल्ड फॉइल है, उसमें गई, और ये आप देख रहे हैं यहाँ पे कितने सारे ऐसे ही पास हो गए विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, और बहुत कम ऐसे होंगे जो ऐसे रिबाउंड बैक होंगे. आप कैरम खेलते हो ना, ऐसे मारते हो तो सामने वाली पट्टी को लग के वापस स्ट्राइकर बाहर वापस की अपनी तरफ आता है, उसे ही हम रिबाउंड बैक कहते हैं. आया समझ में? अभी आगे देखिए. From this he inferred the presence of massive and positively charged nucleus inside the atom. Following the discovery of nucleus in an atom, Rutherford found that first moving alpha particle transmitted nitrogen into oxygen, simultaneously liberation of हाइड्रोजन. तो देखिए, जब नाइट्रोजन के एटम पे आप अल्फा पार्टिकल गिराओगे, अल्फा पार्टिकल बेसिकली हीलियम न्यूक्लियाई होता है. आप हीलियम के इलेक्ट्रॉन को निकाल दीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन को, तो जो भी बचेगा उसे आप अल्फा पार्टिकल कह सकते हो, क्योंकि अल्फा पार्टिकल मतलब 2 प्रोटॉन, मतलब उसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है और 2 न्यूट्रॉन होता है, मतलब 2 पॉजिटिव और 2 न्यूट्रॉन, मतलब टोटल जो मास होता है वो 4 AMU का होता है, बट डाई पॉजिटिव चार्ज होता है. तो ये देखिए, यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया और ये हाइड्रोजन का लिबरेशन हो गया. आया समझ में? यहाँ पे देखिए, ही फर्दर शोड दैट अदर एलिमेंट्स कुड ऑल्सो बी ट्रांसम्यूटेड बट हाइड्रोजन वॉज ऑलवेज एमिटेड. मतलब ऐसे अलग अलग एलिमेंट भी बन सकते हैं बट हाइड्रोजन हमेशा बनेगा, ऐसा है. या फिर हाइड्रोजन के जुड़ के भी ऐसे कुछ बन सकते हैं, आगे चल के आप देखोगे. ठीक है. डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन. अब हम देखने जा रहे हैं न्यूट्रॉन की डिस्कवरी. एग्जिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड मैसिव पार्टिकल इन द न्यूक्लियस वाज प्रेडिक्टेड बाय अर्न्स्ट रदरफोर्ड इन 1920. देख रहे हैं कितने टाइम के बाद ये कुछ इसके बारे में पता चल पाया, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रल चार्ज होता है, और न्यूट्रल चार्ज होने की वजह से जल्दी उसके बारे में इंफॉर्मेशन पता नहीं चल पाई, और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया. In 1920, to account for the disparity in atomic number and the atomic mass of an element, in the year 1932, James Chadwick measured the velocity of proton knocked out of paraffin by an unidentified radiation from beryllium. तो जेम्स चैडविक ने क्या मेजर किया? वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन. ओके, जिसको नॉक किया गया था, मतलब बाहर निकाला गया था, किसमें से? पैराफिन में से. और किसने बाहर निकाला था? बाय अनआइडेंटिफाइड रेडिएशन. मतलब ऐसे सोचिए, पैराफिन वैक्स में से प्रोटॉन बाहर आ रहा है, तो प्रोटॉन को किसी ने नॉक किया होगा, धक्का दिया होगा, तो वो किसने किया था? एक अनआइडेंटिफाइड रेडिएशन था जो कि बेरिलियम से आया था. आया समझ में? फ्रॉम दैट ही डिटरमाइंड द मास ऑफ द पार्टिकल ऑफ द अनआइडेंटिफाइड न्यूट्रल रेडिएशन. ओके, उसी से उन्होंने डिटरमाइन कर लिया था अनआइडेंटिफाइड न्यूट्रल रेडिएशन का मास, विच केम इनटू द ऑलमोस्ट सेम एज दैट ऑफ प्रोटॉन. मतलब उसका मास ऑलमोस्ट किसकी इतना आ गया? प्रोटॉन के इतना. ही नेम दिस पार्टिकल एज न्यूट्रॉन विच वॉज प्रेडिक्टेड बाय रदरफोर्ड अर्लियर. ओके, उन्होंने इसका नाम क्या रख दिया? न्यूट्रॉन, जो कि किसने प्रेडिक्ट किया था? रदरफोर्ड. रदरफोर्ड ने ऐसा प्रेडिक्ट किया था कि न्यूक्लियस के अंदर भी बहुत सारे पार्टिकल होते हैं, क्योंकि एक एटम के अंदर जो मास है पूरा, ऑलमोस्ट वो न्यूक्लियस के अंदर कॉन्सेंट्रेट करता है, क्योंकि न्यूक्लियस बहुत जाइंट है. अब ऐसा क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के नज़दीक जाकर जो अल्फा पार्टिकल है वापस रिटर्न आ गया. मतलब आप सोच सकते हो कि कितना मैसिव है. ओके, अब आगे देखिए, ये प्लूटोनियम सोर्स है. प्लूटोनियम मतलब जो सिर्फ अल्फा पार्टिकल देता है, और फिर उसको बेरिलियम की रॉड पे गिराया गया, और उसमें से क्या निकले? न्यूट्रॉन, और फिर उसको पैराफिन से पास किया गया, और फिर आप देखो यहाँ से क्या इजेक्ट हो गया? प्रोटॉन. तो इस तरह से न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई. आया समझ में? आगे देखिए, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर. द नंबर ऑफ प्रोटॉन.
अब एटॉमिक नंबर क्या होता है और एटॉमिक मास नंबर क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ एकदम इजीली तरीके से। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर का जो सिंबल होता है वो Z होता है और ये क्या बताता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस of an atom, of an element। हाँ समझ में। तो क्या है एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन है जो कि प्रेजेंट होता है इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। ओके, तो न्यूक्लियस के अंदर होता है ये और इसे Z से रिप्रेजेंट करते हैं। Z ओके जो है ये रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर। मान लीजिए कोई एक एलिमेंट है एल्यूमिनियम, तो इसका एटॉमिक नंबर को जनरली आप ऐसे नीचे की तरफ लिखोगे यहाँ पे। ओके, Z यहाँ पे आएगा या फिर यहाँ पे आएगा और ऊपर की तरफ जो आता है वो एटॉमिक मास नंबर आता है जिसका सिंबल A होता है। तो एल्यूमिनियम को आप ऐसे लिख सकते हैं 30। ओके, और ये जो लोअर पोजीशन है इसे कहते हैं सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, और ऊपर वाले को कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट। हाँ समझ में, लेफ्ट सबस्क्रिप्ट और ये राइट सबस्क्रिप्ट, ऐसे याद रखिएगा। चलिए अब लगे हाथ हम लोग एटॉमिक मास नंबर भी देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एटॉमिक मास नंबर ये क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और ये दोनों कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? जी हम सब जानते हैं ये दोनों प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। तो उसे आप ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एटॉमिक मास नंबर, जिसका सिंबल क्या है, जिसका सिंबल है A। तो एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन Z हो गया, न्यूट्रॉन नंबर N हो गया, तो A इज इक्वल टू Z प्लस N, ऐसा है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हम एटॉमिक नंबर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात क्यों नहीं करते, जबकि हम सब जानते हैं एक न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट सेम होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट क्या होते हैं, सेम होते हैं, ऐसा है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम, अगर मैं माफ़ी चाहूँगा मैंने अगर न्यूट्रॉन कहा हो तो जब नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक एटम में सेम है तो क्यों हम एटॉमिक नंबर हमेशा प्रोटॉन से ही बताते हैं, इलेक्ट्रॉन से क्यों नहीं बताते? ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू, जैसे कि अभी हमने पैरामीटर्स पढ़े एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर, ऐसे ही कुछ और इन्फॉर्मेशन हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इधर देखिए एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे तो दिया है बट मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कहीं पे भी नहीं देखेंगे कि वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जनरली बोलेंगे। एज कैन बी सीन फ्रॉम टेबल 4.1, mass of an electron is negligibly small compared to that of nucleus. As a result, the mass of an atom can be considered to be concentrated in its nucleus। तो हमने तो ऊपर टेबल में देखा था कि जो रिलेटिव मास था इलेक्ट्रॉन का वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल था और एक प्रोटॉन ऑलमोस्ट 1836 टाइम्स हेवी था, किससे, इलेक्ट्रॉन से। तो आप कह सकते हो कि प्रोटॉन के सामने इलेक्ट्रॉन की कोई औकात नहीं है। और जो एटम का मास है वो पूरा किसकी वजह से है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से। ठीक है, द अप्रोक्सीमेट मास ऑफ वन प्रोटॉन और वन न्यूट्रॉन इज 1 यूनिट। देयरफॉर अप्रोक्सीमेट मास ऑफ अ डाल्टन, approximate mass in daltons is numerically equal to the number of nucleons in the atom। अब न्यूक्लियॉन्स क्या होगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ओके, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस इज डेजिग्नेटेड बाय द symbol n and the total number of protons and neutrons, that is nucleons,
इन एन एटम कॉल्ड एज एटॉमिक मास नंबर, जो कि मैंने आपको बता दिया है Z+n। और अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना हो तो A - Z कर दीजिए। द कंपोजिशन ऑफ एनी एटम इज रिप्रेजेंटेड बाय एलिमेंट X विद द एटॉमिक मास नंबर A एज सबस्क्रिप्ट ऑन लेफ्ट एंड एटॉमिक मास नंबर एज सुपरस्क्रिप्ट। तो देखिए ये सबस्क्रिप्ट है और ये सुपरस्क्रिप्ट, नीचे वाला सबस्क्रिप्ट है लेफ्ट साइड में और ऊपर वाला सुपरस्क्रिप्ट है राइट में। द एटम और न्यूक्लियस हैविंग यूनिक कॉम्पोजिशन आर स्पेसिफाइड एज इज कॉल्ड एज न्यूक्लियाइड। ओके, इसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियाइड कहते हैं, जहाँ पे उसका एटॉमिक नंबर और उसका मास नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियाइड। तो देखिए यहाँ पे 18 लिखा है तो प्रोटॉन तो 18 हो गए, और एक न्यूट्रल एटम है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, सेम। और न्यूट्रॉन का नंबर कैसे आएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 40 - 18, तो 22 आ गया। ठीक है, तो कितनी आसानी से हमने सॉल्व कर दिया और मैंने आपको रीजन भी दे दिया। ओके, अब जो नेक्स्ट है वो है आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स। तो क्या होता है आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो आइसो शब्द का मतलब होता है सिमिलर, और टॉप्स मतलब होता है विच आर हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर। तो आइसोटोप्स के बारे में ऐसे कहा जाता है, एटम ऑफ सेम एलिमेंट having same atomic number, having same atomic number but different atomic mass number. Okay, atom of same element having same atomic number but different atomic mass number, तो उसे हम क्या कहेंगे, आइसोटोप। जैसे ये देखिए H H H, ये 1 ये 1 ये 1 ये 2 ये 1 ये 3, हाँ समझ में। तो ये देखिए इसे हम कहते हैं प्रोटियम। ये सारे हाइड्रोजन के आइसोटोप। तो याद रखिए एटम ऑफ सेम एलिमेंट में वो एक ही एलिमेंट के एटम होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, मतलब प्रोटॉन नंबर सेम होता है बट डिफरेंट मास नंबर, मतलब न्यूट्रॉन नंबर अलग होता है। तो देखिए प्रोटियम हो गया, ये दूसरे वाले को हम ड्यूटेरियम बोलते हैं, और ये तीसरे वाले को हम कहते हैं ट्रीशियम। तो अगर आप प्रोटॉन के नंबर देखें तो पहले में 1 है, ओके, दूसरे में भी 1 है और तीसरे में भी 1 है, और न्यूट्रॉन नंबर पहले में 0 है, दूसरे में 1 है और तीसरे में 2 है। आप देख सकते हैं न्यूट्रॉन नंबर उनके वैरी कर रहे हैं। ये देखिए, मतलब आपने क्या सीखा कि प्रोटियम में न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। द ओनली एटम विच इज नॉट हैविंग न्यूट्रॉन इज प्रोटियम। और आया समझ में? ठीक है, तो ये क्या था, आइसोटोप। थोड़ा सा टेक्स्ट बुक का भी देख लेते हैं। सम एलिमेंट एग्जिस्ट एज अ सिंगल न्यूट्रल न्यूक्लियोइड। Okay, however, many elements exist naturally as a mixture of 2 or more type of atom or nuclide. These individual nuclide are called as isotopes of the element. Okay, all the isotope of element have same number of proton but different number of neutrons in their nucleus. ये हम डिस्कस कर चुके हैं। As the proton number is the atomic number, all the isotope of an element have same position in the periodic table. अब जब atomic number same होगा तो periodic table में position भी same होगी, ठीक है। एंड एग्जिबिट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होती है, सेम। ऑल द नेचुरल आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट को एग्जिस्ट एंड हैव डेफिनिट नेचुरल अबेंडेंस। मतलब जो नेचुरल आइसोटोप्स हैं, मतलब जो नेचुरली मिलते हैं, बहुत सारे आइसोटोप ऐसे भी होते हैं जो आर्टिफिशियली या फिर मैन मेड होते हैं, तो वो हमेशा मिलते हैं नेचर में एक फिक्स अमाउंट में। ओके, ऐसा है। टेबल 4.2 शोज वेरियस फीचर्स ऑफ द 3 कॉमन आइसोटोप ऑफ कार्बन। ओके, जो नीचे टेबल दिया है उसमें 3 आइसोटोप ऑफ कार्बन बताया गया है। ये देखिए, एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर अलग, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देखिए अलग अलग आ गया, और इनका अबेंडेंस देखिए, मतलब सबसे ज़्यादा नेचर में कौन सा मिलता है, C12 मिलता है। कौन सा मिलता है, C12, और ये स्टेबल है, ये भी स्टेबल है लेकिन ये रेडियो एक्टिव है। और मैं आपको बता दूँ C14 कार्बन डेटिंग में भी यूज़ होता है। कार्बन डेटिंग मतलब किसी सब्सटेंस की या किसी मटेरियल की ये एज भी बता देता है। आया समझ में? अब देखिए आइसोबार, तो ये होते हैं एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट
having same mass number but different atomic number are called as isobars. Isobars are a different element. They are different chemical properties and occupy different position in modern periodic table. तो सिंपल सी बात है, उनका एटॉमिक नंबर अलग अलग है, तो मॉडर्न पीरियडिक टेबल में उनकी पोजीशन भी अलग अलग ही होगी. तो उसमें कोई ऐसा ज़्यादा सोचने वाला बात नहीं है, ठीक है. बट ये एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट होंगे. तो ये देखिए, इसका एटॉमिक नंबर 6, इसका 7. मास नंबर देखिए दोनों का सेम. नंबर ऑफ प्रोटॉन 6, 7. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 8. मतलब ना तो इनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होता है और ना तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होता है. बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का तो नहीं पता, बट आप कह सकते हो इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का भी सेम नहीं होता. इनके एटॉमिक नंबर हमेशा अलग होते हैं. आया समझ में? जी हाँ. अब आगे देखिए. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है जिसे हम सॉल्व कर लेते हैं. द टू नेचुरल आइसोटोप ऑफ क्लोरीन. तो एक 1735 है और एक 1737 है. 17 एटॉमिक नंबर है और 35, 37 मास नंबर है. एग्जिस्ट इन रिलेटिव अबंडेंस ऑफ 3:1. मतलब क्लोरीन का ऐसा वाला एटम जिसमें 35 न्यूक्लियाइड है और क्लोरीन का न्यूक्लियॉन्स है, एंड क्लोरीन का ऐसा वाला एटम जिसमें 37 न्यूक्लियॉन्स है. उनका जो रेशियो है वो 3:1 है. तो इसे हमें क्या पता चल गया कि हर 4 में से जो 3 होगा वो क्या होगा, क्लोरीन 35, और जो 1 होगा वो क्या होगा, क्लोरीन 37. तो सिंपल हम लोग इसका कैसे परसेंटेज अबेंडेंस निकाल देंगे. फाइंड आउट द एवरेज एटॉमिक मास. तो एवरेज मतलब क्या करोगे, 3 × 35 कर दो, ओके, और 1 × 37. और टोटल कितना आइटम लिया आपने, 4. तो 4 से डिवाइड कर दो तो आ जाता है कितना एवरेज, 35.5. तो आप पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन का एटॉमिक मास देखोगे तो आपको 35.5 ही मिलेगा. आगे देखिए 4.3. 3 एलिमेंट्स Q, R and T have mass number 40. इनका मास नंबर कितना है, 40. Their atoms contain 20, 21, 20 neutrons. Okay, represent their atomic composition with appropriate symbol. Okay, represent their atomic composition with appropriate symbol. तो देखिए एटॉमिक जो कंपोजिशन है उसका मतलब क्या है, इनमें प्रोटॉन कितने होंगे. तो मास नंबर 40 दे दिया है. मास नंबर 40 मतलब ये क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है. सिंपल आप इसे माइनस कर दीजिए, न्यूट्रॉन को आपको एटॉमिक नंबर मिल जाएगा. तो 40 - 22 तो इसका 18 आ जाएगा. 40 - 21 तो इसका 19 आ जाएगा. 40 - 20 तो इसका 20 आ जाएगा. तो ये सारे जो एलिमेंट है उनके एटॉमिक नंबर आ गए और ये है वो एलिमेंट. आया समझ में? काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये. अब आगे देखिए, आइसोटोन्स. द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन देयर न्यूक्लियर. मतलब ऐसे स्पीशीज जिनके न्यूक्लियस में जो न्यूट्रॉन का नंबर है ना वो सेम होगा. ये देखिए बोरॉन है, कार्बन है, ओके, एटॉमिक नंबर 5, मास नंबर 11. कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 12. बट नंबर ऑफ प्रोटॉन देखिए, न्यूट्रॉन देखिए दोनों में सेम है. इसीलिए इसे कहा जाता है आइसोटोन. आइसो मतलब सेम, न्यूट्रॉन तो टोन आ गया, ठीक है. अब आगे देखिए रदरफोर्ड का ड्रॉबैक. अब ये इतना सब कुछ लिखा हुआ है, अब ये इसे रीड करने के बदले मैं आपको इसका सिंपल सा एक समरी बता देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा. तो देखिए यहाँ पे, तो जो रदरफोर्ड ने अपने एटॉमिक मॉडल को दिया था वो एनालॉजी दिया था सन से. मतलब उन्होंने सब कुछ किससे रिलेट किया था, सन से रिलेट किया था. उनके हिसाब से जैसे गैलेक्सी में अगर आप ब्रह्मांड में देखो या फिर सौरमंडल, बेसिकली सौरमंडल कहना ज़्यादा सही होगा. तो कैसे सन रहता है सेंटर में और सन के अराउंड ऐसे छोटे छोटे ऑर्बिट्स में ऐसे अर्थ घूमती है, ऐसे और भी कोई घूमता है, ओके, ऐसे सारे घूमते रहते हैं. ठीक उसी तरह से उन्होंने बताया था कि एटम में सेंटर में न्यूक्लियस होता है और उसके सराउंड में ऐसे सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन घूमता है. सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन घूमता है. हालांकि उन्होंने जो भी अपना मॉडल दिया था ये सौरमंडल को ध्यान में रख के दिया था. बट यहाँ पे क्या था, जो अर्थ है वो एक न्यूट्रल बॉडी है, जो सन है वो भी एक न्यूट्रल बॉडी है. बट यहाँ पे न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिव चार्ज है और ये जो है ये नेगेटिव चार्ज है. हाँ समझ में? ऐसे तो यहीं पे एक थियरी दे दी थी जेम्स क्लार्क मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट ने. उन्होंने क्या था, उन्होंने कहा था कि जब भी एक चार्ज पार्टिकल एक्सिलरेट करता है, एक्सेलरेट करता है मतलब मोशन दिखाता है एक दूसरे चार्ज के रिस्पेक्ट में. जब भी एक चार्ज पार्टिकल एक्सिलरेट करता है दूसरे चार्ज के रिस्पेक्ट में तो वो एनर्जी को लॉस करता है.
एनर्जी को क्या करता है, लॉस करता है। और अगर जब एनर्जी लॉस होगी, अगर एनर्जी लॉस होगी तो इलेक्ट्रॉन घूमते 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 इसकी एनर्जी कम होकर फाइनली ये किसर गिर जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर। तो इसका जो आंसर था वो रदरफोर्ड के पास नहीं था, क्योंकि मैक्सवेल की थियरी क्या कहती थी, अगर कोई चार्ज पार्टिकल है और वो एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब मोशन दिखा रहा है, तो वो एनर्जी को एमिट करेगा, और एनर्जी को एमिट करते 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 धीरे धीरे वो स्पाइरल पाथ फॉलो करके फाइनली न्यूक्लियस में गिर जाएगा। हाँ समझ में। तो इसका आंसर रदरफोर्ड नहीं दे पाया, और इसका आंसर जब रदरफोर्ड नहीं दे पाए तो उनके जो मॉडल है उसमें ड्रॉबैक आ गया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में घूमता रहता है। तो ये था पहला ड्रॉबैक। अब ये दूसरा देखिए, द सेकेंड सीरियस ड्रॉबैक ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल इज दैट इट डज नॉट डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस एंड देयर एनर्जी। मतलब इलेक्ट्रॉन का एज सच ये एनर्जी का बात नहीं करते, मतलब न्यूक्लियस से अगर कुछ डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और या फिर उससे कुछ ज़्यादा डिस्टेंस पे घूम रहा है, तो इन्होंने कुछ अलग एनर्जी नहीं बताया, मतलब इलेक्ट्रॉन के एनर्जी से रिलेटेड डिस्कस ही नहीं किया इन्होंने। द ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल वर ओवरकम इन द बोर एटॉमिक मॉडल। ठीक है, जो रदरफोर्ड का मॉडल है वो बाद में किस में ओवरकम किया गया, बोर एटॉमिक मॉडल में। ठीक है, तो क्या है बोर एटॉमिक मॉडल वो भी हम देख लेते हैं। डेवलपमेंट लीडिंग टू द बोर एटॉमिक मॉडल। At the time when different models of atomic structures were being put forth, some result obtained from the studies of interaction of radiation with matter. जब अलग अलग एटॉमिक मॉडल दिए जा रहे थे तब वहीं पे जो रेडिएशन होता है उनका इंटरेक्शन जब मैटर के साथ होता है, रेडिएशन मतलब जैसे लाइट हुई, जैसे कोई अल्फा पार्टिकल हुआ, जब ये मैटर के साथ टकराते हैं तो उनका क्या नेचर होता है, मतलब मैटर के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट होता है और ये रेडिएशन क्या होते हैं, उसके बारे में भी पढ़ाई की जा रही थी। Required to be correlated with atomic structure. Neil Bohr utilized these results to get over the drawbacks of Rutherford atomic model. Okay, तो ये जो इंटरेक्शन है रेडिएशन का, जैसे लाइट का या फिर जैसे मैंने बताया ना पार्टिकल्स का, अल्फा पार्टिकल, ये सारे का। ओके, हालांकि अल्फा पार्टिकल रेडिएशन में नहीं आएगा क्योंकि उसके ऊपर चार्ज होता है, बाकी आप ले सकते हो गामा पार्टिकल मान लीजिए। तो ये जब इंटरैक्ट करते हैं मैटर के साथ तो क्या बिहेवियर ऑब्जर्व होते हैं, वो सबका पूरा डिटेल पढ़ाई किसने किया, नील बोर ने, और उन्होंने रदरफोर्ड के मॉडल में जो ड्रॉबैक थे उसको ओवरकम किया, मतलब उसका प्रॉब्लम को एक्सप्लेन किया। ओके, दीज रिजल्ट्स वर वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, सेकेंड लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। तो पहला क्या है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसके हम दो नेचर मानते हैं, पहला तो वेव नेचर मानते हैं और पार्टिकल, और इसको लेके बहुत टाइम तक डिबेट चल रहा था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो पार्टिकल है या फिर वो एक वेव है, क्योंकि उसका जो वेव नेचर था वो प्रूफ किया गया था डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट से, ये तो आप पढ़ोगे फिजिक्स में। और उसका जो पार्टिकल नेचर था वो एक्सप्लेन किया गया था ब्लैक बॉडी रेडिएशन, या फिर आप उसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी कह सकते हैं। ओके, ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जिसे आइंस्टाइन ने दिया था। ओके, ये जो थे ये बेस्ड थे पार्टिकल नेचर पे, और डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस किसके बेस्ड थे, वेव नेचर के ऊपर। तो ये कह पाना बहुत मुश्किल था कि जो रेडिएशन है उसका नेचर क्या है, पार्टिकल या फिर वेव। फिर बाद में ऐसा मान लिया गया कि इसका ड्यूल नेचर होता है, बोथ पार्टिकल एज वेल एज वेव। द ओनली वे टू रिजॉल्व द डायलेमा वॉज टू एक्सेप्ट दैट लाइट हैज़ अ ड्यूल बिहेवियर, जो अभी मैंने बोला। When light interacts with matter, it behaves as a stream of particle called as photon. जब लाइट मैटर के साथ इंटरैक्ट करती है तो उसे हम कहते हैं फोटोन। आगे चल के आप देखोगे कि फोटोन को हम कहते हैं पैकेट ऑफ एनर्जी, बंडल्स ऑफ एनर्जी। When light propagates, it behaves as electromagnetic radiation. मतलब जब लाइट ऐसे मूव करती है तो वो वेव की तरह बिहेव करती है, मतलब जब इंटरैक्ट करती है तो पार्टिकल मैटर के साथ, और जब मूव करती है तो वेव है। तो ये देखिए वेव को हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया है, आज समझ में। तो ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन, या फिर ये पूरा एक वेव है, या फिर इससे भी अच्छे तरीके से मैं बताऊं तो आपको ऐसे कोई दो उतार या फिर चढ़ाव ले लीजिए, ऐसे देखिए ऐसे। ओके, ये एक यहाँ से लेके यहाँ तक ये वेवलेंथ हो गया, या फिर ये नीचे की डबल लाइन से लेके यहाँ तक, तो इसे कहते हैं हम वेवलेंथ। व्हाट डू मीन बाय वेवलेंथ? द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट या फिर टू सक्सेसिव ट्रफ, किसी भी दो क्रेस्ट या फिर किसी भी दो ट्रफ के बीच में जो
डिस्टेंस होता है उसे यहाँ वेवलेंथ कहते हैं। अब ये क्रेस्ट क्या, ये ऊपर वाला पार्ट, ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसे हम क्रेस्ट कहते हैं, और जो नीचे वाला है इसे हम क्या कहते हैं, ट्रफ कहते हैं। और ये जो है ये अपना बेस लाइन, इसे क्या कहते हैं, बेस लाइन या फिर वेव फ्रंट, ऐसे वेव मूव कर रही है। आया वेवलेंथ समझ में। और दूसरा आता है एम्पलीट्यूड, द हाइट ऑफ अ क्रेस्ट और अ ट्रफ फ्रॉम वेव फ्रंट या फिर बेस लाइन। ये जो हाइट है, ये जो हाइट, मैं इसे थोड़ा सा अलग कलर से दिखा देता हूँ, मान लीजिए ब्लू से दिखा देता हूँ। तो ये जो है इसे हम क्रेस्ट कहते हैं, इसे हम क्रेस्ट कहते हैं, अरे सॉरी, इसे क्रेस्ट कहते हैं, इसे ट्रफ कहते हैं। बट ये जो डिस्टेंस है क्रेस्ट के टॉप का या फिर ट्रफ के टॉप का, ये नीचे है लेकिन इनके बीच का जो डिस्टेंस है, अब जैसे ये क्रेस्ट का टॉप पार्ट है और ये बेस लाइन है, तो बेस लाइन से क्रेस्ट की जो हाइट है उसे हम एम्पलीट्यूड कहेंगे, और फिर ये बेस लाइन से ये ट्रफ का जो डिस्टेंस है उसे भी हम एम्पलीट्यूड कहेंगे। ठीक है, आ गया। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे और भी टर्म है जिसे हम पढ़ेंगे। और याद रखिएगा कि जो जब भी वेव प्रोपेगेट करती है उसका जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होता है दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है, मतलब 90 डिग्री। इसीलिए देखिए ये ऐसे दिखाया गया, मतलब इनके बीच में एंगल कैसा होगा, 90। मान लीजिए ये एक प्लेन है तो उससे रिलेटेड आपने ये एक प्लेन दिखा दिया, ऐसा वाला एक प्लेन, और दोनों एक दूसरे पे क्या है, 90 डिग्री। ठीक है, ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो इसीलिए आपको ऐसा डायग्राम दिखाया गया है। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ये अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन जिसमें से वेवलेंथ तो हमने अभी पढ़ लिया। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। तो इसी तरह हमारी वीडियोस को देखते रहिए, अपना नॉलेज बढ़ाते रहिए, अपने माता पिता और साथ ही साथ गुरुजनों का नाम रोशन कीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।